क्या कह रहे हो? देखो धीरे धीरे जल्दी बढ़ रहा है। हाँ, क्या ये कह रहे हैं कि दिल बड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा जो है। कह रहा है धीरे धीरे इसका मतलब वो फ्री है, और जो कह रहा है दिन बहुत जल्दी पता ही नहीं चल रहा, दिन कब निकल जाता है, वो बहुत बिजी है। वही तो बताया मैंने, बहुत जल्दी निकल जाता है। तो तुम बिजी बहुत हो, और जो कह रहा है धीरे धीरे निकल रहा है वो फ्री बहुत है। क्या बता रहे हैं? घर तक पहुंच पास समझा भी संडा हो जाता है। कोई जाता है। क्वालिटी की क्लास है ना आज? हिंदी में ही नाम लिखना, कल की तरह इंग्लिश में मत कर दीजिएगा। हिंदी में किए थे आपने बोला था। वेरी गुड, जिसने हिंदी में करा मैं जरूर इंग्लिश लिख गई हूँ, और अब तुम लोग हिंदी में नाम लिखिएगा, ठीक है? जय अजय अजय बड़ा इंग्लिश में उनकी बात है तू तुम तो इंग्लिश में लिखो। मैं ठीक है, मुझे लगती है बाहर हिंदी में पोर्टुगीज की वजह से आता है, सब भेज देते हैं ना। सर को बोल देना कि मैं आजकल नहीं भेज रही हूँ, कल की मैं अटेंडेंस भेज दी और आज की भेज दी, क्योंकि इंग्लिश में इसलिए कि अच्छा कल उतने ही बच्चे रहे, कल कोई बच्चा बाद में नहीं आया है ना। जब कभी कोई वीकेंड में ये वाला भेज दूँगी आज, और अगर कोई बच्चा बाद में आता है तो फिर उसका फिर अटेंडेंस नहीं भेज पाते ना, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। हमारी गलती है। दो तीन लोग आए थे कल। आए थे रजनीश भैया भी आए और लड़के थे, पता नहीं कहाँ चले गए। आए थे, अब आ ही जाएंगे, नहीं आएंगे तो मैं अभी आए थे। ये वाला पेन ले लो, मुझे प्लेन वाला पेन लो, इसमें रबड़ लगी है ना, क्लाइनिंग कीजिएगा। स्केल है, वेरी गुड। मैं कल देख रही थी इसलिए आज लिया और क्या देख रही थी? कि इसके से बहुत का बना रही थी रखा जी कल कुछ होमवर्क दिया था तुम लोगों को? नहीं तो मैं कल नहीं किया। उसने दिया था, उससे पहले दिया था, बताओ जरा। वो मैं कर लाए, क्या करके लाए मुझे बताओ। विश्व में स्थानीय भवनों के नाम। हाँ बताओ। अमेरिका में चिनू, चिनूक, हाँ। और कनाडा में भी चिनूक, और स्विट्जरलैंड में कौन? सहारा रेगिस्तान में बड़ा अजीब नाम है। इटली में सिस्को, अरब रेगिस्तान में सिसु, हाँ उत्तर अमेरिका में ब्लैक अच्छा नहीं, देखो चुनिंग याद करना, फॉन्ट याद करना, ठीक है? ये सारी याद कर लीजिएगा। हाँ बेटा दक्षिणी कहानी तुम्हारी दोस्त मैं मुझसे बाबा की तबीयत नहीं थी। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, तो उससे कोई एप्लीकेशन बिना है ना, बिना एप्लीकेशन के काम चलेगा नहीं ना बेटा, समझ रहे हो? क्योंकि ऊपर भी पता होना चाहिए बच्चे आपके साथ क्यों जा रहे हैं। जिनके टेस्ट शुरू हो गए, जिनके मिड टर्म एग्जाम है, वो भी पता है, और किसी को बहुत ऐसा नेसेसरी काम है जो क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, सारे रीजन दीजिए। वो सभी का दिमाग खराब है। क्या हो गया अर्चना के बारे में? एक ही लड़की करके लाई थी, लड़की कहाँ है? क्या पवनों के नाम ना है, बस एक ही बच्चा पढ़ रहे थे यहाँ पर। अजय रोज पढ़ते हैं, पूरी पढ़ के जाते हैं, बताओ। अजय बहुत पढ़ के जाता है, तो अजय का काम क्यों नहीं है? अरे काम पाएगा ये बताओ मुझे। अजय तुम बहुत पढ़ के जा रहे हो, कल क्या करवाया था? मैं अपने कल मिट्टी लिखवाई थी। मिट्टी लिखाई कहाँ थी अभी मैंने? लिखवाई देती, टेबल बनवाई थी। टेबल बनवा दी थी, नाम बता देते है ना। भारत में कौन कौन सी 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जा रही है, नाम बताओ सब उनके। जरूर मिट्टी में दाल लो स्केल लो, पेन किसका है? अजय तुम्हारे? नहीं इसका है क्या नाम है तुम्हारा? अनिल। अनिल किसका पर्यावरण होता है बताओ? अनिल आपका होता है, और अनिल पवन का होता है। वीडियो चालू कर दी ना? कब की होगी? कब की कर दी उसने चालू? वीडियो बहुत चालू है, सीधी नहीं है वीडियो। हाँ 5 मिनट हो गए। 5 मिनट में कोई दिक्कत नहीं है, बताओ।
क्या क्या करवाए थे? मिट्टी के नाम लिखवा दिए थे मैं। कौन कौन सी मिट्टी है? जलोढ़, लाल, साली, लेटराइट, पलटनी, दलदली, पीट, मरचा। पहले बताओ भारत में जलोढ़ मृदा कितने क्षेत्र में पाई जाती है? कौन सी में? कितना % क्षेत्र में पाई जाती है? 40। और लाल मिट्टी 58। सबसे सर्वाधिक, अब मैं तुमसे सीक्वेंस में पूछूं, सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी से सबसे कम क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी वो सीक्वेंस में लगाइए। अब जरा लगा के दिखाओ मुझे, जब तक मैं आने दो। जी मैं लगाइए, बताओ क्या है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदा है, फिर लाल है, फिर ब्लैक है, ब्लैक के बाद फिर लेटराइट, लेटराइट के बाद पर्वतीय, पर्वत के बाद पीट सबसे लास्ट में आएगी। पीट बहुत कम क्षेत्र में पाई जाएगी। मरुस्थलीय मृदा, उसके बाद पीट में दलदली। लेकिन हाइड्रोजन दोनों एक ही मैंने नाम लिखवा दिए हैं पर हम सीक्वेंस में पूछ रहे हैं। सीक्वेंस में सबसे ज्यादा दलदली, हाँ, सबसे कम क्षेत्र में पीट मृदा पाई जाएगी। पीट मृदा मतलब तो दलदली मृदा है। कहाँ पाई जाएगी? तट के रण में। और ऐसा क्षेत्र जहाँ पर समुद्र और नदियों का पानी मिल रहा होगा, वहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाएगी? दलदली मृदा। बैठो जल्दी। टेबल में क्या बनाया था? एक तरफ की मिट्टियाँ या मिट्टी, हम मिट्टियाँ फिर हमको चेंज करनी पड़ेगी, हमने इसकी मिट्टी बोल दिया। मिट्टी के बाद छेद, धीरे धीरे कुर्सी को उठाया करो, आराम से ऐसे उठाया, ऐसे रखिए, नहीं करना होता है। छेद मिट्टी, छेद, उसके बाद फसल, यानी कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल। तो हम फसल ना, एक फसल थोड़ी ना होगी किसी मिट्टी में, क्या होंगी? फसलें होंगी, फसलें। उसके बाद खनिज की प्रचुरता या पोषक तत्व, स्लैश करके लिखिए ना, पोषक तत्व। खनिज स्लैश, उतना ही शोर करेंगे ये लोग, पोषक तत्व। यहाँ पर क्या है? मैंने यहाँ बना दिया प्रचुरता, यानी कि एरो बनाया, इसका मतलब अधिकता है इन तत्वों की। और दूसरा ही कॉलम क्या होगा? खनिज और पोषक तत्व, इनका क्या होगा? कमी। क्या कह रहे हो? ये वाला है, अब दिख रहा है वीडियो में, देखो सही से आ रहा है। नहीं सही लग रहा है। देखो लड़का लड़कियों की एक मत तो कभी होती नहीं है। तुम लोग पहले अपनी एक मत कर लो। तो उसकी आंखों को सही लगेगा वही तो कहेगी नहीं सही लग रहा है। तो तुम आगे आके बैठ जाओ। जिसकी जो सहेली थी ना, उसके लिए गाड़ी रिजर्व करती थी, हम किसी की सहेली वो आज नहीं है। नहीं, जिसके लिए रिजर्व करती है ये सीट, वो नहीं है। नहीं मैं आती ये लगती है लोग वो कह रही है फ्रेंड, वो कह रही है हम फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड हमारे साथ में आती नहीं मैं एक साथ में आने वाली अलग होती है ना, क्लास में बैठने वाली अलग होती है, ठीक है। अगर फोन नहीं आ रही तो ये बैठ सकती है ना। नहीं मैं बहुत ही ये बात है, वो नहीं आएगी तब तुम्हारे साथ बैठेगी, क्यों बैठना होगा? तुम उसकी वैल्यू गिरा रही हो, उसकी वैल्यू क्या कर रही हो? गिरा रही हो। वैल्यू किसी से कहते हैं डेली मेरे पास बैठो, उसकी वजह से ये नहीं बैठती है। तो उसको पता है ना वो तुम्हारी इससे खास है, इसलिए नहीं बैठती है ना? क्यों वजह? चलो मिट्टियाँ कर ले। पहला मिट्टी लिखो, जलोढ़ मृदा। मैप बनाना है या वहाँ पर ही हम बता देंगे उस मैप में? मैं भी बनाया। तो आप लोग मैप बना दो, मैं उसमें बना दूंगी। नहीं ये क्या हम बनाएंगे? ये देखो, मैं मैप नहीं बनाऊंगी आज। मेरा मैप तुम लोग एक वाला समझ लेना, ठीक है? इसमें मैं तुम्हें बताती जाऊंगी, राज्य बता दूंगी, क्षेत्र बता दूंगी। पहले लिखो जलोढ़ मृदा, परसेंटेज कल लिख चुके हो तो यहाँ पर लिखने की आपको जरूरत नहीं है। पर फिर भी मुझे आप परसेंटेज बताइए, कितना % में मिलता है? 43, यानी कि 43%, है ना? अब ये मृदा बनती कैसे है?
ये तो आप ये तो आप टेप हाँ सर आ जाइए, बिल्कुल आइए। यहाँ पे होता है कैसे होती है कैसे बनते हैं बता। चट्टान पहले चट्टानें टूटती ये तो मृदा है ना, कैसे बन रही है, इसकी क्वालिटी भी होती है। इसका नाम हमने जलोढ़ क्यों रखा? ये जल से नहीं आप बताइए। नदियों द्वारा लाए गए। नदियों द्वारा लाए गए। इसका इरोजन कौन करता है? नदियों। बट पर्वतों से बहती हुई, पर्वतों को काटती हुई जो मिट्टी आती है, जो नदियों के साथ मिट्टी आई है, और नदियों ने क्या करा, उस मिट्टी को बिछा दिया, आच्छादित कर दिया, उसको हम कह रहे हैं जलोढ़ मृदा। टेबल में लाने से पहले जितनी भी मृदा है उन टेबल को थोड़ा बड़ा रखना, और उसके बाद दूसरे पेज पे जो चीज़ लिखवा रही हूँ वो चीज़ लिखो, क्योंकि मृदा के लिए टेबल मैंने बनवा रही हूँ, पर उसकी जो क्या होगी, जो विशेषताएं हैं, अब मैं यहाँ पर एक विशेषता का कॉलम बनवा दे दूँ आपसे, पर एक मृदा की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। उसके लिए टेबल में आप बस यहाँ लिख लेना, जो मृदा की विशेषता हो रही है उसको आप टेबल के नीचे लिखिएगा। कैसे लिखोगे? नोट डाल के। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब जैसे मैंने ये टेबल खोल दिया है, तो इसके लाइन इसके नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ये टेबल तो आपको क्या देखना है, आपके में खनिज तत्व वगैरह ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। ये तो मैं इसलिए बाई चांस अगर पूछ लिया गया तो आप क्या बताओगे, है ना। कौन से राज्य में होते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वो टेबल यहाँ पर है, पर जिससे पेपर में पूछा जाता है वो चीज़ कहाँ लिखवाई जाएगी? नोट में। क्लियर हो गया? समझ गए ना। तो टेबल के साथ यहाँ पर नाम लिख लो पहले, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बाद क्षेत्रफल लिखो, जो आपकी जलोढ़ मृदा है नदियों के द्वारा लाई जा रही है। ये कौन सा क्षेत्र है? जहाँ जहाँ नदियाँ पड़ी थी, सिंधु तंत्र पड़ा था नदियों का, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पड़ा था, गंगा और उसकी साइड नदियाँ पड़ी थी। तो जितना भी उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ सीधे आप लिखो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र में लिखो। और राज्य पूछे जाएंगे, कौन कौन से राज्य आएंगे? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, यहाँ हम मैदानी क्षेत्र पता है क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि जैसे आप असम की तरफ जाएंगे ना, तो पर्वतीय क्षेत्र भी आ जाएगा वहाँ पर। मैदानी क्षेत्र जो प्राय समुद्र तट तक विस्तृत है। समुद्र तट तक कहाँ तक आया है? ये देखो, ये हुगली नदी है ना, हुगली नदी, यहाँ तक पूरा जो मैदानी क्षेत्र बन रहा है वो किसके द्वारा बनाया गया है? जलोढ़ मृदा द्वारा बनाया गया है। तो जलोढ़ मृदा कहाँ पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्र से लेकर पूरा आपके मैदानी क्षेत्र, हरियाणा पंजाब वाला क्षेत्र, और हरियाणा पंजाब का कौन सा वाला क्षेत्र होगा? पूर्वी क्षेत्र। किसका पूर्वी? पंजाब का पूर्वी। पंजाब का पश्चिमी क्षेत्र नहीं, पंजाब का पश्चिमी क्षेत्र और पंजाब का दक्षिणी क्षेत्र किसका है? मरुस्थलीय मृदा का है। क्लियर हो गया? जो किससे लगा हुआ है? राजस्थान से लगा हुआ है। ऐसे आपका जो हरियाणा का क्षेत्र है किससे लगा है? राजस्थान से लगा है। वो भी कैसा होगा? मरुस्थलीय क्षेत्र होगा। यूपी का कौन सा वाला क्षेत्र? पश्चिमी यूपी का, जो किससे लग रहा है? राजस्थान से लग रहा है। वो वाला कौन सा क्षेत्र? जो मथुरा, आगरा, ये वाला क्षेत्र है ना, यहाँ भी कैसी होगी मृदा? मरुस्थलीय मृदा। जरूर तो होगी, पर वर्षा की मात्रा क्या होती जा रही थी? कम होती जा रही थी। तो मिट्टी में क्या हो गया था? परिवर्तन, है ना। तो कैसी मिट्टी कैसे कन्वर्ट हो गई? मरुस्थलीय मृदा में कन्वर्ट हो गई। मरुस्थलीय मृदा की विशेषता क्या होती है? उनके कण आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, जबकि जिस मिट्टी में नमी होगी वहाँ पर कण क्या होंगे? आपस में जुड़े हुए होंगे। फसलें लिख लो जो अपने यहाँ नॉर्मली तुम लोग फसलें देख रहे हो। कौन कौन से देखते हो? धान, गेहूँ, गन्ना, आलू किसमें नहीं आएगा? फसलें कह रहे हैं हम। अच्छा, तुम लोगों में खरीफ की फसल भी पूछी जाती है, रबी की फसल भी पूछी जाती है, और जायज की फसल भी पूछी जाती है। पता है? ये पता है ना? लिखवाया तो नहीं ना इसको? किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता? सिर्फ गेहूँ। मटर बताओ। चना किसकी है? मक्का किसकी है? रबी की है। मक्का खरीफ की खरीफ है, जायज है, क्योंकि हो जाती है ना। पेपर में, आपके पेपर में फसल लिखवा देना। मम्मी इसका वो क्या? आपके पेपर में फसलें भी पूछी जाती हैं, कौन सी फसल कौन से सीजन की है, ये भी चीज़ पूछी जाती है ना। मैम जलोढ़ का वो स्टेट क्या है? स्टेट नहीं लिखो, स्टेट तो बहुत सारे हैं। चलो, अधिकतर मैदान में कौन सा? आपका उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार लीजिए, झारखंड लीजिए, जहाँ जहाँ क्या है? गंगा और उसकी सहायक नदियाँ फ्लो कर रही हैं, वहाँ ये मैदान मिल रहे हैं। इसलिए हमने पूरा क्षेत्र बता दिया है। गंगा मैदान से लेकर पूरा क्या है आपका?
समुद्र तट। समुद्र तट तक कौन सी मृदा पाई जा रही है? जलोढ़। जलोढ़ मृदा पाई जा रही है। फसलें जो आप जान रहे हो वो। अब हम पश्चिम से पश्चिम की तरफ आते हैं, पूरब से हम कह रहे हैं पश्चिम की तरफ आ रहे हैं। अब वर्षा की मात्रा कम होती जा रही है तो फसलों का भी रूप परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर तिलहन और दलहन भी होती है। तिलहन और दलहन। तिलहन फसलों में कौन कौन सी फसल आती है? सरसों, सोयाबीन, और जौ तिलहन में नहीं आता है, अनाज में आता है और वो मोटा अनाज होता है। और बताओ तिलहन में मूंगफली किस में आती है? मूंगफली तिलहन में आती है ना। हाँ, तो पेपर में तिलहन पे पूछा जाता है निम्न में से कौन सी तिलहन फसल है? नकदी फसलें कौन सी हैं? नकदी फसल तरबूज है, गन्ना नकदी फसल होता है। ठीक है, बागानी फसलें कौन सी होती हैं जिसको बगाती फसल भी कहते हैं? बकाती भी कहते हैं, बकाती और बगानी। कौन सी होती है बगानी फसलें? आज तो हम क्षेत्र मिट्टी के हिसाब से बता दे रहे हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो आपका आज तक हो सका तो आज ही कंप्लीट कर देंगे, वाला टॉपिक नहीं हुआ तो हम फसलें कल पढ़ाएंगे। और फसलों के बाद कल आपके आ जाएंगे खनिज पर। ठीक है, समझ में आ गया? भारत के खनिज, भारत के खनिज के बाद भारत की जनजातियां। फसलें लिखी? सब लिखी या नहीं लिखी? नहीं लिखी हूँ। तुम पता नहीं है तुमको? गन्ना, गेहूं, धान, दलहन, तिलहन। अब खनिज लिखो। कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चूना और पोटास। चूना और पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें? जलोढ़ मृदा में। चूना और पोटास प्रचुरता होती है। कभी लिखो खनिज का अभाव। हाँ, नाइट्रोजन और पी क्या है ये? फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है? अधिक, हाँ कमी। नीचे को मतलब उसके साथ जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है? वो कल बताता नहीं। मैं तो कल बता ही रही थी। जीवाश्म क्या होगी? मरे हुए लोग कमी होगी। मरे हुए लोग नहीं होते हैं, सड़ जाते हैं ना, सड़ जाते हैं वो। अच्छा, जीवों का अवशेष उसको कहते हैं जीवाश्म। अगली मृदा कौन सी है? लाल। लाल लिखो लाल मृदा। कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, हाँ क्षेत्र बता रही हूँ। कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिणी पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, दक्षिणी और पूर्वी महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, तेलंगाना। संपूर्ण तेलंगाना नहीं है, वो तेलंगाना का पार्ट जो किससे लगा हुआ है? आपके कर्नाटक से लगा हुआ है तेलंगाना। लोहे की प्रचुरता। खनिज कौन सा अधिक मात्रा में मिलता है? लौह खनिज। खनिज में आ जाओ या पोषक तत्व में आ जाओ। लौह अंश, लौह अयस्क की प्रचुरता है। अच्छा, फसल नहीं लिखवाई है ना? काजू, तंबाकू, काजू, तंबाकू, चाय, कॉफी और असम भी लिख लेना इसी में। काजू, तंबाकू, चाय, कॉफी। लाल मृदा में ही असम भी लिख लीजिएगा। चाय, कॉफी और जो आपकी मसाला, मसाला इसमें मत लिखना, वो उसमें आएगा। इसके बाद लिखो लाल के बाद कौन सी आ रही है? काली। अच्छा, अब आप NPK नाइट क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी, साथ ही साथ जीवाश्म की भी क्या होगी? कमी रहेगी। जीवाश्म की भी कमी। इसके बाद देखो काली मृदा। अभी टेबल बना दो, फिर इनके एक एक मृदा बताते जाना, उनकी विशेषता लिखवा देंगे। काली मृदा, ब्लैक सॉइल। आज लक्ष्य नहीं आया? लक्ष्य तो नाम है तो आगे बैठा। रजनीश,
तुम्हारे मित्र कहाँ गायब हो गए? मैं मान गया राजी रास्ते मिले थे रास्ते मिले थे, क्या कह रहे थे? गलूने रास्ते में मिले थे। मैंने बोला कोचिंग जा रहे थे क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा उसका तो मुझे पता है। तुम्हारा नहीं, तुम्हारा आरिफ। तुम्हें मिले थे कल राजी? नहीं मिले थे? कोई कह रहा था। कौन नहीं आया? तुम नहीं आए, ये तो आया था। चलो अगली लिखो, काली मृदा। क्षेत्र लिख लो पहले इसका। महाराष्ट्र, गुजरात, हाँ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का कौन सा वाला क्षेत्र जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है? अभी हम दक्षिण पश्चिमी की बात कर रहे थे, वहां पर कौन सी मृदा मिल रही थी? लाल। और इससे ऊपर कौन सा होगा? ये पश्चिमी मध्य प्रदेश, उसमें कौन सी मिलेगी आपको? काली मृदा मिलेगी। कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक काली मृदा वाला क्षेत्र। फसल में लिख लो, कपास, गन्ना, कपास, गन्ना, और जितने भी आपकी बागानी फसलें जो होती हैं, जितने भी बागानी फसलें का मतलब जितने भी फल और सब्जियां, उनके लिए बागानी फसलें। क्योंकि आपका गुजरात राज्य और महाराष्ट्र राज्य अधिकतर फल उत्पादन में नंबर 1 पर रहता है। ठीक, और कर्नाटक में भी है। तो जो काली मिट्टी है बेसिकली किसके लिए है? आपका कपासीय मृदा भी इसको कहते हैं। कपास की खेती इसमें सबसे अधिक होती है। इसके साथ साथ सोयाबीन भी लिख लीजिए। और जहाँ लाल मृदा लिखे हो ना, वहाँ पर सोयाबीन भी लिख लेना। सोयाबीन, रागी, रागी सिंपल सा मोटा अनाज लिख लो तो सब आ जाते हैं उसमें। ज्वार, बाजरा, रागी, है ना, ये सारे अनाज इसमें आ जाते हैं। रागी देखने में राई की तरह होती है, छोटा छोटा दाना होता है। नहीं, वो राई होती है, रागी अलग होती है। रागी का आटा बनता है, तिल टाइप की नहीं होती है। देखने में सरसों की तरह ही होती है, काला काला छोटा होता है। लिख लिया? काली मिट्टी होगी। इसमें पोषक तत्व लिखो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हाँ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लौह, लौह अंश, लौह अंश। इसके साथ जो आपकी इसमें थी, इसमें क्या था पोषक तत्व? चूना और पोटास। प्रचुरता में लिखो, चूना और पोटास प्रचुरता में लिखो। इसमें इसी में प्रचुरता में ही है, इसी मिट्टी की है। चूना और पोटास की प्रचुरता है। अभाव है उसका, जीवाश्म का और फास्फोरस। अभाव, जीवाश्म और फास्फोरस। अभाव लिखना, जीवाश्म और फास्फोरस। ये खनिज है, प्रचुरता है बेटा इनकी। आपने पहले प्रचुरता में लिखवाया, हमने लिख दिया। हाँ। आपने खनिज के अभाव में बोल दिया अभी। यही, अरे मैंने स्लैश करके लिखवाया तो है। खनिज और पोटास में, खनिज तो इसी में मिलेंगे और कौन से पोषक तत्व मिल रहे हैं एक ही में, तब स्लैश करके लिखवाया है। ठीक है, अगला लिखो। कौन सी मृदा हो गई? काली हो गई। लेटराइट लिखो, लेटराइट मृदा। मिट्टी से बाहर क्या कर रहे थे? कहाँ गए थे? अच्छा ठीक है। लेटराइट मृदा। क्षेत्र लिखो, केरल, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का दक्षिणी आंध्र प्रदेश। केरल और तेलंगाना, केरल, तेलंगाना। खेती लिखो, रबड़, मसाला, रबड़ की खेती के लिए, मसाले की खेती के लिए,
मैम जो केरल है उसका काजू? सबसे ज्यादा मसाले होते हैं। काजू ठीक है, अब लिखो प्रचुरता। इसमें सिलिका, प्रचुरता में लिखो, रुको, लौह तत्व है प्रचुरता में, एल्यूमिनियम है, लौह, सिलिका तत्व, सिलिका नहीं, सिलिका इसमें आ जाएगा क्योंकि लीचिंग प्रोसेस से बच गई ना। लौह तत्व और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, हाँ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनकी क्या होती है, प्रधानता होती है। इसके साथ साथ अभाव में लिखूं सिलिका चूना, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का अभाव होता है कि ज्यादा? प्रचुरता। मतलब वो आपने पहले मना किया था। अरे भैया मना नहीं किया था, कहा था इसमें लिख देना, सिलिका का बोला था, सिलिका का आटा है। पहले तुम लोगों ने कौन सा बनाया है, ये वाला कॉलम बनाया है ना, मैम ये बनाऊंगा। हाँ तो इसी में लिखो पहले। अब अभाव में लिखो सिलिका। एक तो तुम लोग सुनते नहीं हो, तो बाबा में चुना और मैम इसके बाद सिलिका के बाद चूना, इनका क्या होता है, अभाव होता है। अब दूसरी मिट्टी कौन सी, तो इसमें प्रचुरता साथ ही साथ जीवाश्म का अभाव सारी मृदा में रहेगा, जीवाश्म का अभाव सारी मृदा में रहेगा। जितनी भी मृदा लिखी है सब में जीवाश्म का क्या है, अभाव है, किसी में भी जीवाश्म की प्रचुरता हमने नहीं बोला है। आगे लिखो मरुस्थलीय मृदा, बात नहीं करो, मरुस्थलीय लिखो, पर्वतीय पर्वतीय नहीं, आगे मरुस्थलीय। क्षेत्र लिखो राजस्थान, कौन सी वाली? मरुस्थलीय। क्षेत्र लिखो राजस्थान, उसके बाद दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश। फसल लिखो दलहनी और तिलहनी, मोटा अनाज, मनी दलहनी, तिलहनी, मोटा अनाज। क्या कह रहे हो आरिफ, आरिफ नाम है, जी दलहनी, तिलहनी और मोटा अनाज। लिखो अभाव, अभाव है प्रचुरता है, पहले प्रचुरता, इस मिट्टी में किसी भी चीज की प्रचुरता नहीं पाई जाती है, ठीक है। अधिकतर क्या है, इसमें लवण तत्व ज्यादा पाए जाते हैं, तो लवण तत्व लिख लो, लवणीय तत्व की अधिकतम। मरुस्थल में चूना प्रधान, चूना प्रधान होता है, चूना प्रधान। खनिज का अभाव क्या है? अभाव, यही तो बोल रही थी, चूना प्रधान। अभाव में लिखो जीवाश्म का अभाव होगा, एनपीके गायब होंगे, एनपीके जीवाश्म सबका क्या है, अभाव। क्यों तुम्हें हंसी आ रही है, पहले तो तुम उस सीट से उठ के इस सीट पर बैठो आके तुम, हाँ हाँ, सीट से उठने के बाद सीट सरकाने को नहीं कहा है, उठना और सरकाना में अंतर होता है। तुम्हें यही नहीं पता है फिर आगे क्या करोगे। एनपीके और जीवाश्म का क्या रहेगा, अभाव। प्रचुरता किसकी है, लवणता और चूने की। इसके बाद पर्वतीय मृदा लिखो, पर्वतीय मृदा। क्षेत्रफल लिखो, कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। जम्मू कश्मीर से लेके, तुम ये सीटों को कम बजाया करो, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक
पूरा हिमालय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश तक कौन सी मृदा पाई जा रही है? पर्वतीय मृदा। फसलों में लिखो कौन कौन सी फसल होती है? पहाड़ों से क्या क्या आते हैं? बादाम आते हैं, अखरोट आते हैं, सेब आते हैं। बादाम, अखरोट, सेब, लिख दो सब। कॉफी नहीं आता है। कॉफी यहाँ कहाँ लिखवाई? कॉफी कर्नाटक में लिखवाई, चाय कॉफी। इसके बाद प्रचुरता है, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जीवाश्म। जीवाश्म जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पर्वतीय मृदा में। ठीक है, अब आप NPK इसके बाद लिख लो पीट मृदा। पीट मृदा जिसको हम दलदलीय मृदा भी कहते हैं। पीट मृदा को हम लवणीय मृदा भी कहते हैं। पीट मृदा, हाँ पीट मृदा, इसी को हम लवणीय मृदा भी कहते हैं। कहाँ है क्षेत्रफल? कच्छकरण, कच्छकरण और तटवर्तीय प्रदेश। कच्छकरण, तटवर्तीय प्रदेश। कच्छकरण क्या है? कच्छकरण ये है गुजरात राज्य में, ये पूरा कच्छ है, उसको कच्छकरण, इसका नाम है कच्छकरण। और यहाँ पर मृदा कैसी होती है? दलदली, क्योंकि लून नदी यहाँ पर गिर जाती है और ये अपना सागर का पूरा पानी होता है। अभाव सारे खनिजों का है, इसमें सारे खनिजों का क्या है? अभाव है। प्रचुरता की बात कर जाए कि लवण तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। लवण तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। लवण तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। बाकी यहाँ पर अभाव में लिखो अधिकांश पोषक तत्वों का अभाव और साथ ही साथ जीवाश्म का भी क्या है? अभाव है। फसलें क्या होती हैं? कोई फसल नहीं, कुछ भी नहीं होता। ठीक है। अब नोट करके फटाफट जलोढ़ लिखो। अगले पेज पे लिख लो, इतनी कंजूसी कर रही हो। और मैं फिर से उतारते हैं इसलिए बॉटल। अच्छा, इसलिए कंजूसी नहीं कर रही हो। जलोढ़, इस मृदा का निर्माण नदियों द्वारा किया गया है। इस मृदा का निर्माण नदियों द्वारा किया गया है। यह मृदा खाद्यान्न की दृष्टि से अधिक उपयोगी है। यह मृदा खाद्यान्न की दृष्टि से अधिक उपयोगी है। खाद्यान्न की दृष्टि से अधिक उपयोगी है। अधिक उपयोगी है। लाइन चेंज करके इसके बाद लिखो जलोढ़ मृदा प्रायः दो प्रकार की होती हैं, नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। नई जलोढ़ का नाम क्या है? पुरानी का जब मैदान पढ़ाए थे जलोढ़ मृदा प्रायः दो प्रकार की होती है, नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। खाद्यान्न की दृष्टि से पेपर में पूछा जाता है, खाद्यान्न की दृष्टि से सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? जलोढ़। इसको कछाया
कछारीय मृदा। अन्य नाम इसके हैं जलोढ़ मृदा, कछारीय मृदा, कछारीय मृदा। कछारीय मृदा लिखो ना, मेरी शक्ल देख रहे हो। कछारीय मृदा भी बोला जाता है। पेपर में अगर पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी मृदा खाद्यान्न की दृष्टि से सबसे उपयोगी है, सारी मृदा के नाम होगा जलोढ़ का भी, नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। आंसर क्या लगाओगे? नई जलोढ़ आंसर लगाओगे, पुरानी नहीं। पुरानी जलोढ़ कौन सी है? बागर। और बागर खाद्यान्न की दृष्टि से क्या है? कम क्या है? कम उपजाऊ है, जिसको लवणीय मृदा भी कहा जाता है। और यही मृदा आपके कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ पंजाब राज्य। ठीक है। और नई मृदा जहाँ पर नदियाँ आके अपना क्या कर रही है? दोआब में आके नदियाँ मिलती हैं, जैसे आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नई मृदा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुरानी जलोढ़। इसका मतलब ये नहीं कि खेती नहीं होती है, खेती हो रही है। अभी लवणता का गुण इसमें कैसे आया, ये आपका टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इसको भी नहीं बताएंगे। अगला लिखो, कौन सी मृदा आगे फिर? लाल मृदा। लाल है ना अगली मृदा। वहाँ टेबल पे लिखती है, उसकी विशेषताएं नहीं लिखोगी? लाल मृदा की है। हाँ नोट कर लो, लाल मृदा। लाल मृदा भारत में प्राय दूसरे नंबर पर सबसे बड़े क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मृदा है। सबसे बड़े क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मृदा है। इस मृदा का निर्माण ऑक्सीकरण के कारण हुआ है। इस मृदा का निर्माण ऑक्सीकरण के कारण हुआ है, क्योंकि इसमें लौह अंश की अधिकता होने के कारण ऑक्सीकरण के कारण हुआ है। क्योंकि इसमें लौह अंश की अधिकता होने के कारण नमी प्लस वायु क्योंकि के आगे मैं तब बोलूंगी, पहले मेरे क्योंकि के पीछे बताओ मैंने क्या बोला है। इसके कारण हुआ है क्योंकि इसमें कारण हुआ है। एक शब्द बोलेंगे क्योंकि, कारण हुआ है क्योंकि। ऑक्सीकरण के कारण एक हुआ पूरा है। सेंटेंस पढ़ो। मृदा का निर्माण ऑक्सीकरण के कारण हुआ है। ऑक्सीकरण के कारण हुआ है क्योंकि इसमें लौह अयस्क की अधिकता पाई जाती है, जो नमी तथा वायु के साथ रासायनिक क्रिया करता है, जिससे इस मृदा का रंग लाल होता है। अब पेपर में क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सी मृदा का निर्माण ऑक्सीकरण के कारण हुआ है? आपका आंसर होगा लाल मृदा। कहाँ से बोलो? पाई जाती है जो राजस्थान में। बस एक लाइन बोलोगे, पूरा सेंटेंस बोलोगे। इस लौह अंश की अधिकता पाई जाती है जो वायु तथा नमी के साथ रासायनिक क्रिया करता है, जिससे इस मृदा का रंग लाल होता है। और लाल होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? लाल मिट्टी कहा जाता है। कभी कभी पीली मृदा भी पढ़ोगे ना। और इस मृदा में ये गुण है कि बारिश के बाद ये पीली दिखाई देने लगती है। ठीक है। अगले लिखो काली। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं काली से। काली मृदा। और फसलें कहाँ हैं, क्षेत्रफल कहाँ है, ये तो आपको टेबल में लिख चुके हो। बस निर्माण कैसे हो रहा है ये चीज बताई गई है। काली मृदा। इस मृदा का निर्माण लावा के इस मृदा का निर्माण लावा
के द्वारा हुआ है। लावा का मतलब समझ रहे हो ना, अरे ज्वालामुखी में ज्वालामुखी है लावा का उससे मतलब। बनता है ना। ज्वालामुखी क्रियाओं से जो लावा मैग्मा निकलता है धरातल पर जो जमा होता है उसको लावा बोला जाता निकाय है। कर रखी है। ठीक है, लावा द्वारा हुआ है। इस मृदा में किसकी अधिकता होगी? काला रंग क्यों होता है? इस मृदा में काला रंग लौह अंश तथा बेसाल्ट, लौह अंश तथा बेसाल्ट के कारण होता है। इस मृदा का काला रंग लौह अंश तथा बेसाल्ट के कारण होता है। और क्या होता है? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम तत्व भी पाए जाते हैं, जो आप टेबल में लिख चुके हो, यहाँ मत लिखना। होता है। इस मृदा के अन्य नाम लिख लो पहले। रेगूर मृदा, अन्य नाम लिखो रेगूर, रेगूर अन्य नाम में लिखो, इसी का ही अन्य नाम रेगूर। कपासीय, रेगूर कपासीय मृदा कहा जाता है। एक अलग विशेषता है, लाइन चेंज करके लिखो। स्वतः जुताई वाली मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा। सर्वाधिक नमी धारण करने वाली मृदा, ये इसकी विशेषता है। सर्वाधिक नमी धारण करने वाली मृदा। लाइन चेंज करते करते लिख जाना। सर्वाधिक नमी धारण करने वाली मृदा। आगे लिखो लैटेराइट, लैटेराइट मृदा। लीचिंग प्रोसेस के द्वारा, लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस के द्वारा या लीचिंग प्रक्रिया के द्वारा इस मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा का निर्माण होता है जिसमें जल के साथ चूना और सिल्का पदार्थ धरातल के अंदर चले जाते हैं। जिसमें जल के साथ चूना और सिल्का पदार्थ धरातल के अंदर चले जाते हैं तथा भारी तत्व धरातल के अंदर चले जाते हैं तथा भारी तत्व ऊपरी सतह में जमा हो जाते हैं। भारी तत्व ऊपरी सतह में जमा हो जाते हैं। खाद्यान्न की दृष्टि से यह मृदा उपयोगी नहीं है, बागानी फसल के लिए उपयोगी है। खाद्यान्न की दृष्टि से यह मृदा उपयोगी नहीं है, बागानी फसलों के लिए अधिक उपयोगी है। बागानी फसलें कौन कौन सी हैं? वो फल और सिर्फ फल हैं, तंबाकू भी है और आपकी चाय भी है, कॉफ़ी भी है। जितनी भी बागानी फसलें हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। ठीक है, हाँ। और कोई रहेगी? मरुस्थलीय मृदा, मैम चार्ट में रहेगी, दलदली मृदा रहेगी। उसके बारे में बताना नहीं है। दलदली मृदा सिर्फ लिखो, मरुस्थलीय मृदा। पीठ भी नहीं बताना है विशेषता में। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का निर्माण किसका तत्व के द्वारा हुआ है? मरुस्थलीय मृदा का निर्माण किसका तत्व के द्वारा हुआ है? केशिका तत्व, कैपिलरी प्रोसेस। केशिका तत्व, कैपिलरी प्रोसेस। इसमें क्या होता है? भूमिगत जल जो होता है केशिकी तत्व के गुण के कारण बाष्पीकरण होकर ऊपर उठ जाता है, तो इस मृदा में नमी का अभाव रहता है। ठीक है, केशिका तत्व के कारण हुआ है
जिस कारण इस मृदा में नमी का अभाव पाया जाता है। जिस कारण इस मृदा में नमी का अभाव पाया जाता है तथा मृदा में नमी का अभाव पाया जाता है तथा मृदा में लवणीय तत्व ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। प्रोसेस समझा दूं दोनों, लीचिंग और ये केस का जमा हो जाते हैं। पहले लीचिंग सुन लो। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण लीचिंग प्रोसेस द्वारा हुआ है। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा यानी कि ज़्यादा वर्षा होती है। जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर कौन सी मृदा मिलेगी? लैटेराइट मृदा। मृदा में जो खनिज होते हैं सिलिका और चूना पदार्थ वो अधिक वर्षा के कारण घोल के जल के साथ कहाँ चले जाते हैं? नीचे। जब ये नीचे चले गए और ऐसे तत्व मृदा में जो जल के साथ घुलनशील नहीं होते, घुलते नहीं है, वो कहाँ जम जाते हैं? ऊपर। यही बताया ऐसी मृदा का जो निर्माण हो रहा है लीचिंग प्रोसेस द्वारा कौन सी मृदा बनी आपकी? लैटेराइट। तो मरुस्थलीय केस का तत्व यहाँ पर जल कहाँ जा रहा है? नीचे। कौन सा वाला? वर्षा जल भूमिगत हो रहा है, उसमें घुलनशील तत्व कहाँ चले जा रहे हैं? धरातल के अंदर। और ऊपरी परत जो हमारी किसकी दृष्टि से उपयोगी है? फसल के लिए ना, वहां पर कौन से हो जा रहे हैं? भारी तत्व रह जाते हैं। सेम जब मरुस्थलीय मृदा होती है, जितने भी पेड़ पौधे होंगे या मृदा होगी, मृदा अपने आप को पानी की, उसको भी क्या होती है? नमी की जरूरत होती है। वो नमी कहाँ से लेती है? वो जमीन नीचे से लेती है। अब नीचे का जल केस का तत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। जब ये जल ऊपर चढ़ता है तो बाष्पीकरण होकर क्या हो जाता है? उड़ जाता है। अब बाष्पीकरण उड़ गया, इस जल के साथ जो तत्व थे घुलनशील, जल तो क्या हो गया? बाष्प होकर उड़ गया, पर वो तत्व कहाँ रह गए? धरातल पर रह गए। तो वो तत्व यहाँ पर जम जाते हैं और अधिकतर इसमें भारी तत्व जैसे चूना पदार्थ और आपके लवणीय तत्व होते हैं। तो यहाँ पर कौन सी मृदा मिलेगी? जो लवणीय मृदा बताई थी ना, वो भी ऐसी मरुस्थलीय मृदा, उसका भी लीचिंग प्रोसेस से होगा। और जो आपकी मरुस्थलीय मृदा है वहाँ पर भी क्या है? लीचिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा, वो सॉरी केस का तत्व सबसे ज्यादा होता है। केस का तत्व में जब भूमिगत जल ऊपर चढ़ेगा वो कहेंगे केस का तत्व। लीचिंग जब वर्षा जल कहाँ जाएगा? जमीन के अंदर जाएगा। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा लीचिंग प्रोसेस द्वारा किस मृदा का निर्माण हुआ है? तो आपका नदियों द्वारा कौन सी मृदा का निर्माण हुआ है? जलोढ़। और सबसे उपयोगी पूछा जाएगा तो कौन सी मृदा है? जलोढ़। जलोढ़ के साथ कभी आपको पीट मृदा भी दे देते हैं। पीट मृदा एक्चुअली पता है क्या होता है? ऐसा मृदा का कंपाउंड जो हमने टेक्सचर बताया था, अब आपके उसमें नहीं है, मृदा के टेक्सचर होते हैं। जिस मृदा में सिल्ट, क्ले और आपका सैंड एक अनुपात में होगा वो मृदा सबसे अच्छी होती है। उस मृदा को हम कहते हैं पीट मृदा। ठीक है। जलोढ़ मृदा में रेत का अभाव पाया जाता है। रेत का अभाव मतलब जहाँ पर अभी आपको कल वो टेक्सचर बताया था, एक बजरी बताया था, बजरी के बाद क्या बताया था? सैंड यानी कि रेत, रेत के बाद आपको सिल्ट बताया था, सिल्ट के बाद आपका क्ले बताया था। तो जिस मृदा में ये तीनों का ही अनुपात होगा वो मृदा सबसे अच्छी होती है। अब इन तीनों अनुपात में किसी में क्ले ज्यादा हो गया तो क्ले जिसमें ज्यादा होगा वो मृदा अधिक चिपचिपी होगी और चिकनी हो जाएगी। जैसे ही बारिश होगी फिसलन शुरू हो जाएगी। तो कभी आप देखते हो ना, और जिस मृदा में क्या होगा? रेत तत्व यानी कि रेत की अधिकता होगी, वो उसमें पानी नहीं रुकेगा, वो उपजाऊ नहीं होगी। तो समझ में आ गया? तो ये जो रेशियो होता है जिसमें तीनों ही रेशियो आएंगे अच्छे, वो मृदा क्या होगी? आपकी सबसे उपयोगी होगी। तो कहीं ना कहीं ये भी मृदा का निर्माण हुआ है जिसमें कुछ परसेंट कुछ चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है, कुछ चीज़ें कम पाई जाती हैं। अब जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बताया था, वहाँ पर क्या थी? वर्षा की मात्रा तो कम हो रही है, उसके साथ साथ मृदा का जो रूप बदलता है वो कैसा हो रहा है? मरुस्थलीय फॉर्म में हो रहा है। और मरुस्थलीय मृदा में अधिकतर क्या मिलेगा? मोटे अनाज जिनको पानी की आवश्यकता बहुत कम होगी, और ऐसी फसल जिनको पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी वो आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाए जाएंगे। सेम यही कंडीशन होगी। चाहे सबसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सी फसल है जिसके लिए सर्वाधिक वर्षा की जरूरत होती है पर पानी नहीं रुकना चाहिए? तो चाय की एक ऐसी फसल है जिसके लिए सर्वाधिक वर्षा होनी चाहिए। ठीक है। टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए, पर पानी नहीं रुकना चाहिए। तो ऐसा क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपका?
पहाड़ी क्षेत्र मिलता है। और इसके लिए कौन सी होगी, अम्लीय होगा या क्षारीय होगी। मृदा की अम्लता और क्षारीयता पूछी जाती है। मृदा कोई उदासीन मृदा होगी, उसका पीएच मान कितना होगा, क्षारीय होगी तो मतलब ज्यादा होगा 7 से और अम्लीय होगी तो 7 से कम होगी। ठीक है। मृदा की अम्लता को कम करने के लिए क्या करा जाता है, अम्लीय मृदा में चाय की खेती होती है, ठीक है, जबकि क्षारीय मृदा में चाय की खेती नहीं होती। जिप्सम डाला जाता है, सीमेंट में भी जिप्सम बनता है। आप कह रहे थे ना कि मैडम सीमेंट इसमें नहीं आता, सीमेंट इसमें नहीं आता, सीमेंट जिप्सम से बनता है, ठीक है। तो क्षारीयता को कम करना और अम्लता को कम करना अलग बात होती है। हो गया ये वाला टॉपिक। अब डालो भारत की वनस्पतियों से पहले आ जाओ फसलों पर, है ना। रबी की फसल कौन सी होती है, जायद की फसल कौन सी होती है, फसलें होती कितने प्रकार की है, पहले ये मुझे बताओ। वैसे तो ये आपका कृषि वाला है, पर क्योंकि आप मृदा कर रहे हो और फसलें कर रहे हो तो मैं इसी में ही आपको बता दे रही हूँ। हाँ साइन कर दो, ये बड़ा याद रखो इन लोगों को, मैडम फोटो उठा दीजिए। जाना पड़ता है लोगों को, किसको जाना होता है, भारत की क्या बोली आपने, वनस्पतियां भी मत लिखो भारत की, अभी वनस्पति मत लिखो, कृषि करवा दे रहे, कृषि कर लो पहले। भारत में कृषि की नहीं, भारत में कृषि, भारत में कृषि। हाँ हिंदी में ही डालना है सबको नाम। देखो कृषि में जो फसलें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी है, 3 बताओ जरा। ये मौसम पे आधारित फसलें हैं, ऐसी फसलें नहीं है जिसको नकदी फसल पूछा जाएगा तो कौन सी बताओगे। और खाद्यान्न फसल, तिलहन फसल, दलहन फसल, पशुपालन की फसल कौन सी होती है, तो ये सब कृषि आधारित वो नहीं है, उद्योग है ना। वैसे तो ये आपका इंडस्ट्री का टॉपिक है पूरा, कृषि आधारित उद्योग। ये अब ये चीज़ कर रहे हो तो यहाँ फसलें आ रही है तो इसी में मैं जायज़ की फसल भी लिखवा दूंगी, रबी और खरीफ की फसलें भी आ जाएंगी। पूछा जाता है, नॉर्मल है आपको कि एक फसल दे देंगे, पूछेंगे इस टाइप की किस टाइप की फसल है, ये तो आपको पता होगा ना, गन्ना, चाय, कैसी है ये, नकदी फसलें हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की या भारत की सबसे प्रमुख फसल नकदी फसल कौन सी है, गन्ना। खाद्यान्न प्रमुख फसल कौन सी है, धान है। प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, धान है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक धान होता है। कौन सा राज्य धान उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है, हरियाणा में तो धान होता भी नहीं है, गन्ना भी नहीं होता। गन्ना नहीं होता का मतलब ये नहीं कहा है कि वहाँ जाके गन्ने देखोगे ही नहीं, होते हैं बहुत कम होते हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा धान होता है, अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। यूपी में गेहूं और गन्ना है। धान में दूसरे नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश, पहला आता है पश्चिम बंगाल। सब्जियों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। डेटा पूछ लिया जाता है, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है, डेटा आप याद करो, ठीक है। तो कृषि लिखे हो, क्या लिखे, भारत में कृषि नकदी फसल है ना, कृषि के अंतर्गत आती है आपकी नकदी फसल। नकदी होता है, नकदी होता है, नकदी होता है, नकदी है ना, नकदी फसल लिखो। खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न, बागानी या बागाती, बागानी है बागाती फसल, हाँ। और एक होता है क्या कह रही हो, कहानी कहाँ में फुसर कर लेते हो, इधर भी बोल दिया करो, क्या फुसर करो उसके काम में, कौन सा मंत्र पढ़ी हो। ये लड़कियों में ज्यादा होती है ना फुसर करने की आदत, कभी कभी इतना धीरे बोलती है, पड़ोस में बैठा इंसान नहीं सुन पाएगा, है
ये सारे भी बड़ी जल्दी समझ आती होते हैं, ऐसे फटाफट से सारे गए और समझ जाती। बड़ा टैलेंट होता है वैसे। एक दूसरे में टैलेंट होता है, तीसरे को नहीं पता चलता है। हाँ, एक दूसरे में टैलेंट रहता है, तीसरे के पास नहीं जा पाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगी। हाँ, उनका सिग्नल उनको पता है। चलो नकदी फसल में लिखो। देखो अधिकतर जितनी भी नकदी फसल होंगी आपकी वो बागाती फसलें भी होती हैं, ठीक है। जैसे चाय कॉफी कैसी है, बागाती यानी बागानी फसलें हैं, ठीक है। इसी में हाँ चाय कॉफी, इसी में आती है आपकी ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग सुने हो? ट्रक फार्मिंग नहीं सुने हो तो सुनाऊंगी भी नहीं सुने। ट्रक फार्मिंग का मतलब ये होता है ऐसी फार्मिंग यानी कि ऐसी कृषि जिसमें ट्रक की आवश्यकता होती है, स्टोरेज नहीं कर सकते। तो ट्रक फार्मिंग में आपकी अधिकतर सब्जियां आती हैं। जैसे ही फटाफट निकाला उसको सीधे हमने कहा भेजना है, मार्केट में बेचना है। होता है ना, किसान शाम को काटता है, सुबह तक मंडी में लेके जाते हैं, उसको घर में स्टोर नहीं करते। तो वो ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत आती है, इसी में ही है। जैसे मतलब उसका एग्जांपल बताइए। सब्जियां हैं तो और कौन सा एग्जाम्पल है? टमाटर को आप रख सकते हो क्या? टमाटर को आप 1-2 महीने के लिए रख सकते हो। आपको अपने खेत से सीधे कहाँ पहुँचाना पड़ेगा? मंडी में, ठीक है। अब वो उनका काम होगा, वो कैसे स्टोर करेंगे। किसान को अब वैसी चीज़ जैसे चाय पत्ती है, पत्ती फटाफट होता है ना, चाय की पत्ती काटी उसको रख नहीं सकते, तुरंत कहाँ भेजनी होगी? फैक्ट्री में भेजनी होगी प्रोसेस के लिए, नहीं तो वो खराब हो जाएगी। तो ऐसी जहाँ पर एकदम हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, काटते ही तुरंत मार्केट में पहुँचाना है, वो ट्रक फार्मिंग कहलाती है। तो कृषि में लिख लो पहले नगद फसल। नगद फसलें बताओ कौन कौन सी हैं? गन्ना। कौन सी क्लास की? इसमें नहीं लगती है मैं, पहले वहाँ बोर्ड पढ़ा है उसको पढ़ लो, आंखों से पढ़े लिखे हो तो। नहीं है कोचिंग है, लेट हो गया। पहली बार मैं देख रही हूँ। और ये दांत जो अपना निकाल रहे हो और एमए वाले हो, इतने सिंसियर बनो कि सब सही से जवाब दो। हंसी मजाक नहीं चल रहा है यहाँ। क्या कह रहे हो? क्लास में जाता है ना, तो तुम ये नहीं बोल पाए कि मैं कोचिंग का स्टूडेंट हूँ? नहीं मैंने पता क्लास पहुंच रहे थे। बाहर ही खड़े रहो, क्लास ओवर होगी तब दूसरी क्लास में आएंगे। हम सही रहा ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। क्या हो गया? हम सही रहा दी हाई पढ़ने वाली नहीं, दिमाग खराब। बेटा मुझे यहाँ भी पता है कौन सा बच्चा पढ़ने वाला है, कौन सा बच्चा कैसे बैठा हुआ है। तो इसलिए मुझे ये जब यहाँ होगा ना तो मुझे खुद पता चल जाएगा कौन सा बच्चा रियली पढ़ रहा है और रियली नहीं पढ़ रहा है। क्या लिखे? नकदी फसलें, गन्ना लिखे हो। अब गन्ने के ही ब्रैकेट में अगला लिखो, अब गन्ने के ब्रैकेट में ही लिख लेना भारत की प्रमुख नकदी फसल। भारत की प्रमुख नकदी फसल, हाँ। तिलहन दलहन ये भी किस में आती है आपके? नकदी फसलों में। तिलहन दलहन किस में है? नकदी फसलों में आती है। तिलहन और दलहन। मोटा अनाज किस में आएगा बेटा? खाद्यान्न में आएगा, है ना। खाद्यान्न में आएगा। खाद्यान्न में क्या होगा? गेहूं और आपके जो बाजरा। तो जौ बाजरा पूरा अलग अलग लिखने से अच्छा है मोटा अनाज लिख लो। मोटे अनाज में जौ बाजरा और मक्का, मक्के के साथ साथ आपका रागी, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? चना, ये सब किस में आएंगे? मोटा अनाज में। मोटा अनाज लिख लो खाद्यान्न में। और गेहूं भारत की क्या है? और धान लिखिए इसमें, धान नहीं लिखिए, धान भी लिखो। खाद्यान्न धान नहीं है, धान खाते नहीं हो, चावल। तो फिर और चावल के बिना तो उत्तर प्रदेश वालों को चावल के बिना पेट ही नहीं भरता। सुबह चावल, दोपहर चावल, रात में चावल, नींद में पूछो तो चावल। बिना चावल के तो हजम ही नहीं। अरे आज चावल नहीं बने तो खाना ही भी क्या बना? चाहे भले रोटी ना मिले चावल जरूर बना चाहिए। हाँ बोलो राजीव, क्या कह रहे हो? प्लीज तो फेस्टिवल होता है तब भी मतलब चावल ही चाहिए। चावल जरूर बने। ऐसी सब्जी बनाओ कि कोई सब्जी होती है जिसमें चावल नहीं है, आज सब्जी चावल वाली नहीं थी तो ऐसी सब्जी बनानी थी। नहीं होता है तो कॉम्बिनेशन बना ही लिया जाता है। अरे हमें सूखे आलू के साथ अच्छी लगती है, खा लेते हैं। अरे दही है उसी में नमक डाल के हम चावल खा लेंगे, पर चावल जरूर चाहिए।
तो भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? धान। चावल नहीं बोलोगे, धान बोलोगे। अरे चावल बताओ हमें, तो धान लिख सकते हो। क्या कह रहे हैं? दूसरी पूछेंगे खाद्यान्न फसल कौन सी होगी? गेहूं। पहली धान, दूसरी गेहूं। पहली नकदी फसल, प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। अब बिना चाय के तो क्या होता है, भारत में किसी की शुरुआत सुबह ही नहीं होती है। कई तो इतने एडिक्ट होते हैं चाय के कि कप रखा दूसरा तैयार है, कप रखा दूसरा तैयार है। ऐसे कपों की लाइन लगी होती है चाय की, है ना। जो उस घर में बनाने वाला होता है उसकी क्या हो जाती है? हालत बेकार होती है। खाद्यान्न लिखिए, बगाती फसल या बगानी फसल। जितने भी मसाले हैं वो किस में आ रहे हैं आपके? बगानी फसलों में। चाय कॉफी बगानी फसलें, मसाला चाय कॉफी। चाय कॉफी मसाला। हाँ, चाय कॉफी मसाले। इसी में बागानी में ही आपके क्या आ जाते हैं? फल, है ना। फल आएंगे नहीं बागान में। और इसी में आपके जो मेवे हैं, कौन से मेवे? ड्राई फ्रूट्स, वो भी किस में आएंगे? बागानों में। सेब का बागान देख के आइए, आइए हम आपको सेब का बागान दिखाते हैं, यानी कि सेब का बाग दिखाते हैं। अच्छा, बहुत जल्दी आए हो तुम। आई कम कहाँ थे तुम? इतने दिन से आए हो? कहाँ थे ये बताओ पहले। इतने दिन से गए? एप्लीकेशन लिख के जाया करो, थोड़ा भी जाओ चाहे पूरा जाओ। तो तुम थोड़ा गए थे तो तुम पूरा नहीं गए थे, आधे कहाँ थे तुम ये बताओ फिर। ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता है। थोड़ा गया था, पूरा ही जाते हैं भाई, थोड़ा कोई नहीं जाता। अरे अचानक सगी भाई की तबीयत खराब हुई तो अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ, समस्या आप समझ ले रहे हो। मैं ये नहीं कह रही, तुम ये कहते मैं अर्जेंट काम से बाहर गया था, थोड़ा बाहर गया था। थोड़ा का मतलब पता होता है? आधे आधे नहीं जाते, पूरे जाते हैं। कभी ऐसे बोलना है तो मैडम अर्जेंट काम से बाहर गया, ठीक है। कुछ नहीं कह रही हूँ मैं, ग्रुप में एक मैसेज डाल देना। क्या बोलोगे? मैं इतनी तारीख से इतनी तारीख तक एब्सेंट रहा, किस कारण रहा। जब भी जाया करो तो ग्रुप में एक मैसेज छोड़ दिया करो। पूरे दिन अपने दोस्तों को टिपट टिपट करते हो ना? सब करते हैं। नहीं करते, इतनी मात्रा कोई भी नहीं। आज तुम कोचिंग आ रहे हो? नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ, तो फिर मैं भी नहीं आऊँगा। होता है कि नहीं? नहीं होता है। तुम तो अकेली आती हो, अकेली जाती हो, तो तुम्हारा कैसे होगा? हम भी अकेले राजीव तुम तो अपना कहो मत, तुमने जो किया वो तो याद रहेगा, है ना। चलो निकली, ठीक है। इसके बाद ये फसल हो गई। अब मौसमी आधार पर फसलों का विभाजन। हेडिंग डालो, मौसमी आधार पर फसलों का विभाजन। कहाँ चल रही है तुम? तुम्हारा नाम क्या है? आयुष। तुम्हारा? तुम नहीं बेटा। अनिल और दूसरा नाम? एक पेपर दे दो मुझे, एक पेपर दे दो। अरे छोटा सा पेपर दे दो, बस बच्चों का नाम लिखना है। पेपर तो मैं पेज ही मिलता है। अरे लाओ हम पेज दे दे। तू इस बार तो पूरा ही कर दो। मिट्टी वही बनो, क्या बनो? एक घंटा हो गया। ये बेकार है। ये नंबर लिखे हुए हैं। किसके नंबर लिखे हैं? अच्छा बैठ जाओ, हलचल मत करो, बैठ जाओ। ये ले लेना, बैठ जाओ। चलो बैठ। एक पेन दे दो। हाँ मेरी है, मैं लिखो। मौसमी आधार पर फसलों का विभाजन। मौसमी आधार पर फसलों का विभाजन। अनिल और आरिफ। पिताजी का नाम इसमें डालना होगा। हाँ बेटा, सब हिंदी में लिखना। पहले जब साइन करते हैं तो लिख करके आप पढ़ नहीं लगा। हाँ, ये रूल जब से मैं आई हूँ तब से चेंज हो गया है। और मेरे भी साइन नहीं हुई। चैट कर देना। और दूसरी बात,
एक एप्लीकेशन वाला और ये नोटिस। छुट्टी करोगे तो आप नोटिस दोगे, ये भी रूल जब मैं आई हूँ तभी वाला है। लागू है। पारित किया गया है। देखो मौसमी आधार पर यानी कि कब फसलों को बोया जाएगा और कब फसलों को काटा जाएगा। तो ये मौसम डिसाइड कर रहा है ना। क्या करें तुम, फोटो दिखाओ जरा कैसा है। अपलोड कर दिया सर के पास डाल दिया। ठीक है, लिख लो। अच्छा फोटो खींचेंगे। कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। चलो मौसमी आधार पर फसलों को हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सी? खरीफ, जायद और पहले कौन सी फसल बोई जाती रबी है? और खरीफ और जायद। पहले रबी की बोई जाती है। हाँ मैम। और क्या मैम? पहले खरीफ की। रबी की फसल का मौसम कब आता है पहले बताओ। यही चल रहा है। तो पहले ये हो जाएगी। नहीं। वो कह रही नहीं मैडम रबी की। सबसे पहले बात करेंगे तो आपकी खरीफ की फसल आती है। फसल में ठीक है, खरीफ की फसल में कौन कौन आता है? धान, बाजरा, धान, बाजरा, मक्का, उर्द, मसूर, अरहर। अरहर भी नहीं आती है। आती है मैम, उसी समय में तो हो ही जाती है उस उनके साथ। हमें नहीं पता, हम बोते नहीं हैं। हम बोते हमको जो पता है वो आप बता रहे हैं। ऐसे ऐसे कर करके आगे आगे से हाथ में तलवार होती है तो सच में तलवार से अपने गला काटता हूँ। उनके साथ में वही हो जाती है ना। पूछा जाता है। देखो नॉर्मल क्या होता है, बहुत अच्छा बनाएंगे तो जब गवर्नमेंट एमएसपी देती है कौन कौन सी फसलों पर देती है तो हर साल जब फसल आती है। अब बात नहीं करो खरीफ की फसल है या रबी की फसल है। मैम ये केला किसमें आता है? केला ये फसलें नहीं जाती है। अधिकतर आपको जो रबी की फसल हो खरीफ की फसल याद करनी है, वो खाद्यान्न फसलें याद करनी है। इसमें नहीं आते, किसमें में आते हैं? ये फसलों में नहीं आते हैं। एमएसपी कितनी फसल पे दी जाती है बताओ। पूछा जाता है पेपर में, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। और ये हम ज्योग्राफी में क्यों पढ़ा दिए हैं? बताएंगे कि नहीं? बता दो मैम। हम नहीं बताएंगे। अभी तो बोला मैम बता दीजिए, आपको बताइए। जो मेरे रिलेटेड है अरे मैम समझ रहे हैं। कुछ नहीं बताऊँ। मैं बता तो दूं। मौसमी आधार पर जो फसलें हैं वो आपकी क्या है? मैम आज मैं आपको पूछ रही हूँ आपसे। हरियाणा नहीं ना, हमसे नहीं पूछा, झूठ बोल रहे हैं। जायद की, उसके बाद रबी की। रबी की। ऐसे ही लिख लीजिए। खरीफ रबी की फसल, खरीफ जायद की फसल, खरीफ, जायद और मैम पा बना दीजिए। खरीफ होता है। वाह, हाँ होता है। नहीं पा होता है। खरीफ होता हाँ, है। हाँ, खरीफ यही होता है। वाह होता है। ठीक है, इसके बाद बुआई का टाइम कब बोई जाती है, कटाई का टाइम कब काटी जाती है, फसलें कौन कौन सी हैं लिखो, टेबल बना लो। यानी कि बुआई क्या कहते हैं उसको? रोपण, रोपण बोला जाता है। उन्मूलन, हाँ बुआई लिख लो। अब लिखो अपने आप, बुआई और कटाई, बुआई और कटाई। उसके बाद लिखो फसलें, फसलें बस। और क्या लिखोगे इसके अलावा भी लिख देना है। पहला कौन सी फसल लिखी हो? पहले खरीफ की लिखी। एक स्केल दो तो मुझे। पहले लिखी हो इसके निकाल दो। खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जुलाई में। मैं मार्च से लगती। नहीं, मार्च में तो गेहूं की, गेहूं की हो जाएगी। जो गेहूं की फसल है वो किसकी है? रबी की है। जो धान की फसल है वो किसकी है? जून जुलाई। देखो इतना मुझे याद है, जायद की फसल में जितनी भी आती हैं, जो आपकी ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये जून जुलाई में। ये किस में है? जायद की फसल में है। तो पहले जायद की फसल लिख लो। और जो आपका खरीफ की फसल है वो क्या है आपकी? गेहूं कटता है उसके बाद सीधे क्या बोला जाता है? गेहूं कटने के बाद 3 महीने बाद धान। 3 महीने बाद धान बोया जाता है। तो आपका जो जून। धान है जो वो भी किसमें आएगा? जायद में आएगा ना। रबी की फसलों में पहले रबी की फसल लिख लो। हाँ, कपास किस में आता है? रबी में आता है। रबी में आता है, किस में आता है? खरीफ में। मैम धान किसमें होता है? उसी में आता है। खरीफ में। हमने वही है, हमने निकाल दिया। बोई है, मैंने बोई नहीं, जितना मुझे पता है उतना लिख लो, बाकी नहीं है तो करके लाइएगा।
रबी, मुझे रबी की फसल पता है। और जायद की फसल में जो आपका कौन सी है मैं बता रही हूँ, खीरा ककड़ी। खरीफ की फसल का अगर टाइम देखें तो यही वाला टाइम है, आलू खरीफ में आता है। पूछो कैसे बोया जाता है, और कब आता है, मार्च अप्रैल में आता मक्का भी गणेश में आती है ना। वो ये मटर मटर इसमें नहीं आती, मटर आती है रबी में। खरीफ में कब आएगा, देखो होली के टाइम पे नया आलू आता है ना, मार्च अप्रैल का टाइम होता है, तो उसी समय ये वाली खरीफ की फसल क्या होती है, काटी जाती है, और उसके बाद जायद की फसल लगाई जाती है, उसके बाद चावल लगाए जाते हैं। हाँ अभी मटर भी तो मैं बोई जा रही है। मटर बोई जा रही है तो रबी में आ रहा है ना, गेहूं भी तो इसी समय लग रहा है, सरसों भी तो इसी समय आ रही है, चना भी तो इसी समय आता है, तो ये रबी की फसल है। पहले लिखो रबी की फसल में टाइम लिखो, ये जो चल रहा है बोई जाने वाला टाइम है अक्टूबर का, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और काटी कब जाती है, फरवरी में, मार्च में आता बोई जाएगी और फरवरी में काटते काटते बेचारा मार्च का महीना लग जाता है, पर पक जाती है वो फरवरी में। इसमें आती है गेहूं, गेहूं गेहूं लिख लिया, गेहूं के साथ मटर, चना, चने का साग आ रहा है ना इस समय, अभी तो साग खा रहे हो, फिर पक जाएगी तो चना मिलेगा आपको बाद में। कब मिलेगा वो चना, बाजार में, जिस समय आपका गेहूं बाजार में आता है। मटर नहीं होगा इसमें, मटर इसी में होता है बेटा। ये अभी आप मटर खा रहे हो कच्चे, मटर चना गेहूं सरसों मसूरी भी आ जाएगी, मसूरी आ जाएगी। दाल में कंफर्म नहीं हूँ कि रबी सीजन आती है कि नहीं, तो दाल आप खुद ही देख लेना, क्योंकि दाल मंडी में गई देखो तो मुझे पता नहीं कि दाल मसूरी सीजन में आती है। उड़द शायद इसमें, उड़द किसमें आती है, इसमें आती है, खरीफ में आती है, खरीफ में आती है, खरीफ के बाद चलो खरीफ में लिख लो उड़द, खरीफ में लिखो उड़द। अरहर भी खरीफ में आती है, अरहर उसका टाइम को नहीं पता है, वो पेड़ होता है। देखो एमएसपी जो है खरीफ की फसलों पे देती है गवर्नमेंट, खरीफ में अरहर में दी है, मसूर में दी है, उर्द में भी दी है, अरहर मसूर और उर्द। इसकी बुआई कब? इसकी बुआई मार्च अप्रैल में बुआई, और जून जुलाई में इसकी कटाई हो जाती है। खरीफ की मार्च अप्रैल में बुआई और जून जुलाई में कटाई, तो 3-4 महीने में जो हो रही होती है वही होती है। मैं आलू ना बता रहा, आलू मार्च में आता है ना, आलू आलू कंफर्म करना जरा, रबी में है या खरीफ में। आलू स्टैंड हुआ है, मेरे स्टार्ट चल रहा है आलू का समय, चल रहा है। बोया जा रहा है, और मूंगफली, मूंगफली भी इसी टाइम चलता है। नहीं मूंगफली इस समय आने लगी है, इसलिए है जायद की। इतना नहीं पता है, कुछ तो पता है, एक ही बाजार में कब के आते हैं। मूंगफली जायद की फसल है, जायद की फसल जो बोई जाती है वो जो आपका बरसात आती है कब, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। तो आलू है वो रबी में आ रहा है, आलू रबी में आ रहा है, तो रबी में जब मार्केट में आए नया आलू समझ लो उसी में आ रहा है। नया आलू तो आने लगा वैसे, पुराना नया नया आलू होली के टाइम पर आता है ना, तो लाए थे तो ये वाला है। अगर मार्केट में इस समय आ रहा है अक्टूबर में, तो इसमें आएगा, ठीक है। कोई नहीं, हम ऐसे कंफर्म कर देंगे, बता देंगे, कोई डाउट नहीं है। लिखो जायद, लिखो पहले जायद में ककड़ी, टमाटर, तब टमाटर का ककड़ी, तरबूज, खीरा, ये बंद करो फोन, ककड़ी तरबूज खीरा, जितनी भी पानी वाली सब्जियां वो सब किस में होती हैं। तरबूज लिखवा तो दिया, तरबूज खरबूज खीरा ककड़ी, ककड़ी हो गई है। मूंगफली अब आई है, तो जायद की फसल में मूंगफली आई है। मक्का भी जायद में ही आती है बेटा, बाजरा भी आपका जायद की फसल में ही आता है। ऊँटे भी आती होगी। मक्का
मक्का इसमें नहीं आएगी, मक्का खरीफ में आएगी। खरीफ में आती है। हाँ, पूछो कैसे? क्योंकि बरसात के टाइम पे आपको भुट्टा खाने को मिलता है नया नया। मैं ऐसे ही याद करी हूँ, मुझे महीने याद है, पर आपको बाजार में कब कौन सी चीज मिल रही है कैसे मैं मूर्ति वैसे याद कर लो। हम पेड़ों पे डाल देते हैं। बेटा मैं क्लियरली बताऊँ, मुझे दालों का नहीं पता है कि कौन सी दाल किस महीने बोई जाती है। जो चीज़ मार्केट में आ जाती है वो मुझे पता है कि ये चीज़ इस महीने में आ रही है। तो जो आपकी मक्का है वो किसकी फसल है? खरीफ की। क्योंकि जायद के टाइम पे बरसाती, जब पानी की लिमिट ज़्यादा होती है ना, और धान भी किसकी फसल है? जायद की। क्योंकि इसकी कटाई कब होती है धान की? अभी कटाई हुई है ना, तो मक्का किसमें लिखा है? जायद में। खरीफ में। जायद के टाइम पर तो आता है, जब बरसातें स्टार्ट होती है तब भुट्टा भूंज के खाते हो, खाया। अब तो भुट्टा पक गया और उसका आटा मार्केट में आया है। क्लियर? चीज़ें ऐसे याद करो, मैंने तो ऐसे रिलेट करके याद करी हुई है। मैं हमें सब पता है। बस मुझे दालों का नहीं कंफर्म है। मार्केट वाला कर देते तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, है? यही होता है। वैसे पता है? मार्केट में कुछ चल रहा है होता है। नहीं, मुझे दालों का रियली नहीं पता है। दालों का मुझे वास्तव में नहीं पता है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मुझे यही नहीं पता उड़द की दाल कब बोई जाती है और कब आती है, और कितना दालों का भी होता है। कोई दाल 3 महीने में ही कंप्लीट बन के तैयार हो जाती है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टाइम अरहर की दाल लेती है शायद, है ना? 6 महीने। मैम जो जायद की फसल होती है वो ही कब खाती है? वो भी जल्दी मिल जाती है। कौन सी? जो अब हाइब्रिड आ रही होगी ना, देसी अरहर 6 महीने अधिकतर टाइम वो नहीं लगता है। जाती है, उसका पेड़ होता है बड़ा। वो अरे भैया पता है, वो पेड़ होता है, वही उसी से निकलती है फसलें। और दाल का भी पेड़ देखा है मैंने, मतलब उर्द का। मैम जो जायद की फसल है वो कब बोई जाती है? जायद की फसल आपकी जून जुलाई में बोई जाती है, और काटी कब जाती है? काटी जाती है अक्टूबर नवंबर के आसपास। हर बार 3-3 महीने का फर्क है। इसी में बो देंगे, तैयार होने पर कब आती है ये मुझे नहीं पता। कौन सी दालें? मैम खरीफ की फसल बता दीजिए कौन कौन सी आती है? खरीफ में मक्का बता दी, ठीक है। आलू कंफर्म कर लेना, रबी में है या खरीफ में है। आलू कंफर्म करना, रबी की फसल है और खरीफ की खरीफ। मक्का और क्या? आलू तना है क्या? एकदम गड़े। अदरक तना है क्या? नहीं। हल्दी तना है क्या? गड़े। आलू तना है, जड़ नहीं है। वो तनों में आती है। हाँ, ये तुम्हारा बायोलॉजी के क्वेश्चन है। निकली रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, और जायद की फसल कौन सी है। दालें कंफर्म कर लेना एक बार, ठीक है। मसूर की दाल कौन सी है? मसूर की दाल जहाँ तक है खरीफ में आएगा, रबी में नहीं आएगा। गेहूं के साथ में। क्योंकि हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट रबी की फसल पे देती है और खरीफ की फसल पे एमएसपी देती है। टोटल 22 फसलों पर एमएसपी देती है, गन्ने पर एमएसपी नहीं है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपका है भारत की वनस्पतियाँ। टाइम बताओ कितना है? 18 हो गया। 18 12 मिनट बचे हैं। चलो कुछ तो हो ही जाएगा। दालें देख लेना, ये होमवर्क है आप लोगों का। और दालें रियली में मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख पाई हूँ। दालें देख लेना कौन कौन सी है। मसूर की दाल खरीफ में है क्या? रबी में है मसूर की, जबकि इस समय गेहूं बोई के जाती साथ है। में बताए हम। जैसे मैं गेहूं किसी का टाइम फसल लेते हैं तो उसमें मसूर को देते हैं, इसी के साथ में आती है ना। गेहूं के साथ में मसूर बोई जाती है, तो रानी की हो गई, अभी बोई जा रही है। और उर्द धान के साथ खरीफ की। और अरहर अरहर यहाँ नहीं बोया जाता है। अरहर अधिकतर आपका बुंदेलखंड का, यूपी का जो बुंदेलखंड है वहाँ बोया जाता है, और मध्य प्रदेश में बोया जाता हम वो लगा देते हैं, एक पेड़ लगा देते है। एक लगाते हैं खाने के लिए, बेचने के लिए नहीं है। सीतापुर साइड में होता है। सीतापुर साइड में होता है। अब लिखो भारत की वनस्पतियाँ। भारत की वनस्पतियाँ, थोड़ा सा मैं इसके बारे में लिखवा दूँ। भारत की वनस्पतियों में क्या पढ़ोगे? भारत के पेड़ पौधे, कहाँ कौन से प्रकार के पेड़ पौधे पाई जाते हैं। अजय कुमार, बेटा अपने पापा का नाम नहीं लिखा आपने? हाय मैम। कहाँ लिखा? 19 नंबर पे आपने साइन करे नहीं मैम, मेरे पेज नंबर पे मैम। तो 2000 अजय कुमार सेकंड है, सेकंड है। कौन है सेकंड? लगा मैम। ये इधर जो बैठा था हाँ। अनिल बोला था उसने अपना नाम।
सेकंड वाला था। आधे बच्चे गलत नाम बता के जाते हैं। खुशबू कौन है? मैम हमने आपको बोल दिया था ना। तो हिंदी में लिख दो ना, मैडम बोल दिया था ब्रैकेट में अपना नाम हिंदी में डाल दो। देखो भारत की वनस्पतियां प्रायः क्या करती हैं? वर्षा का अनुसरण करती हैं। वर्षा का अनुसरण का मतलब फॉलो कर मतलब मैं हिंदी की इंग्लिश नहीं पूछ रही हूँ। फॉलो करती हैं। अनुसरण का मतलब पालन। अरे हम जब वर्षा होती है तो पेड़ उगते हैं। और नहीं हो तो नहीं उगेंगे। उगेंगे, उगा देंगे, देंगे तो ज्यादा तुम्हारे साथ नहीं होगा। उस टाइप से नहीं होगा मतलब जहाँ ज्यादा वर्षा होगी वहाँ कैसे वन होंगे? घने होंगे वो। और जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ, जहाँ वर्षा बिल्कुल नहीं होगी वहाँ मतलब वो समझ में आ गया? तो वर्षा का अनुसरण करते हुए भारत में वन पाए जाते हैं। मेनली भारत क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र में आता है। तो यहाँ की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो यहाँ पर मानसूनी जलवायु है। तो मानसून में भी क्या है? जल की मात्रा भिन्न भिन्न है। भारत में क्या एक समान जल की मात्रा है? वर्षा एक समान होती है पूरे भारत में? भिन्नता पाई जाती है। इसी भिन्नता के कारण भारत में जो वनस्पतियां हैं उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। पर जिस ओर बात नहीं करो, पहले समझ लो। जिस ओर भारत में पूरा संपूर्ण क्षेत्र वर्षा का अनुसरण करता है उसी के विपरीत पर्वतीय जो वन होते हैं वो वर्षा का अनुसरण ना करके ऊंचाई का अनुसरण करते हैं। अपने आप को कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वनस्पति का प्रारूप या वनस्पति का रूप बदलता जाएगा। अगर हम दक्षिण भारत में जाएंगे या असम मेघालय के पठार की तरफ जाएंगे, वहां पर जो वनस्पति पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी? देखा नहीं तो देखा तो मैंने भी नहीं है। देखा तो मैंने भी नहीं है। आपने पढ़ा तो होगा। मैंने पढ़ा भी नहीं है। चलो अब बताओ। देखा तो होगा मैम, किताब में देखा होगा। किताब में भी नहीं देखा हुआ है। अब बोलो। सपने में देखा होगा तभी पढ़ा होगा। सपना तो मुझे आता ही नहीं है। ऐसा हुआ है। हो जाता है। सपना आता ही नहीं है। नींद ज्यादा नहीं लेते हो गए आप? ज्यादा नहीं लेता इसका मतलब है कि आप मेरे 6-7 घंटे में सपने नहीं आते, इसलिए 4 से 5 घंटे की नींद लेती हूँ बस। इससे तो क्या सपने होगा? कहाँ से आएंगे? 5 घंटे में अलार्म नहीं सुना देता है कभी कभी। ज्यादा नींद लेने से पता नहीं चलता है क्या चलता है। ज्यादा नींद लेने से जैसे ज्यादा नींद जैसे ओवर हो जाती है तो पता नहीं चलता है क्या चलता है। हेडिंग डालो भारत के वनस्पतियाँ। भारत की वनस्पतियाँ। जलप्रपात नहीं पढ़ाया आपने। कौन से जलप्रपात? आप कह रहे थे तो आपको जलप्रपात बताए नहीं मतलब बताया नहीं? चित्रकूट नहीं बताया। चलो कल बता देंगे। ठीक है, आज ये करूँगा। लास्ट दिन जो होगा शायद मुझे लग रहा है मंडे वाला होगा। वैसे तो जहाँ तक है जितना है पेपर में आएगा उतना हो जाएगा। और उसके बाद कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं मैं लिस्ट आउट कर दूँगी मंडे को। ठीक है, कितनी क्लास बच्ची में आपकी? 3 और बची हैं। बृहस्पति हो गया, शुक्र शनिवार और मंडे। भारत की वनस्पतियाँ किसका अनुसरण कर रही हैं? वर्षा का। जहाँ वर्षा ज़्यादा पाई जाएगी वहाँ सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे। कौन से? सदाबहार उष्णकटिबंधीय तो जलवायु है ही भारत की। और वन के आगे हम कर रहे हैं सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन। कहाँ पर? जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाएगी। सदाबहार ऐसे पेड़ जिनमें क्या होगा पूरे वर्ष भर पत्ते बने रहेंगे। वो क्या होगा? सदाबहार। सदाबहार फूल सुने हो? है, उसमें हमेशा फूल आते होंगे। ठीक है, गुलाब क्या सदाबहार है? है। गुलाब की ये सीजन है
गुलाब में जितना फूल अभी खिलेगा Yes. उतना उधर नहीं खिलता गर्मियों में। गेंदा सदाबहार है क्या? नहीं। मौसमी है ना, Yes. समझ में आ गया सब फूल आ ना? रहे हैं। सदाबहार का मतलब जिसमें हमेशा फूल आएंगे वो है सदाबहार। क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। वर्षावन क्यों? भारत जलवायु कैसी है? मानसूनी है ना। वर्षावन या सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन। दूसरा, ऐसे वन जहाँ पर क्या होगा, वर्षा की मात्रा कैसी होगी? कम, 200 सेंटीमीटर से कम। वहाँ पर कैसे पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय तो पाए जाएंगे। अर्धपर्णपाती सदाबहार वन, ठीक है। कैसे? अर्धपर्णपाती सदाबहार वन। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में अर्धपर्णपाती सदाबहार वन पाए जाते हैं। कब? जहाँ पर वर्षा की मात्रा 150 यानी कि 200 से कम 150 है ना, 150 तक या 150 से 200 के बीच में होगी, वहाँ पर कौन से होंगे? अर्धपर्णपाती वर्षा वन। और ये भी सदाबहार में आएंगे। एक पूरी तरह सदाबहार है, एक अर्धपर्णपाती होंगे। अर्धपर्णपाती उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब अर्ध के बाद कौन से आएंगे? पर्णपाती वर्षा वन। मैंने यहाँ बचा 100 से 150 सेंटीमीटर होता है। पर्णपाती उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या पर्णपाती उष्णकटिबंधीय वन, कुछ भी लिख सकते हो। मैम, इसमें पत्ते झड़ जाते हैं सब। हाँ। आगे इसमें। हाँ। इसके बाद कोणधारी वन। कोणधारी वन नहीं लिखेंगे, कटीले वन। कटीले वन। यहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। सब तो तुम मुझे बता दे रहे हो, तो राजी तुम ही पढ़ा लो आके। कटीले वन के बाद पिछली बार आपने पढ़ाया था ना। घास के मैदान। घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे बेटा? जहाँ पर्णपाती वन पाए जाएंगे ना, इसी के बीच में आपके क्या पाए जाएंगे? घास के मैदान। ऐसे घास के मैदानों को सवाना घास के मैदान कहाँ मिल रहे थे? कालाहारी में। और ऐसे ही पर्णपाती वन के बीच में जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो आपको कहाँ पाए जाएंगे? एमपी वाले क्षेत्र में, जहाँ पे वन क्या होंगे? बहुत पेड़ बहुत दूर दूर होंगे। फील्ड में क्या होगा, क्योंकि बारिश तो हो ही रही है ना, तो जो बारिश हो रही है वो कम से कम घास उगाने के लिए उपयोगी है। तो ऐसे में पर्णपाती वर्षा वन के बीच में ही आपको क्या पाए जाएंगे? घास के मैदान। कटीले वन हो गए। इसके बाद होते हैं पर्वतीय वन। हमने कोणधारी वन इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि पर्वतीय वन में ही आगे प्रकार है। पर्वतीय वन के ही आगे प्रकार है। तो ये टेबल आप बना लीजिए पहले, जो लिखवा रही हूँ पहले वो लिख लो। भारत में प्रायः वनस्पतियां वर्षा का अनुसरण करती हैं। भारत में प्रायः वनस्पतियां वर्षा का अनुसरण करती हैं। वर्षा का अनुसरण करती हैं, अर्थात जैसे जैसे वर्षा की मात्रा में कमी आएगी, तुम कहाँ कैसे गए? सब नहीं है। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा में कमी आएगी, वैसे वैसे वनस्पति अपना स्वरूप बदलती जाएंगी। वैसे वैसे वनस्पति अपना स्वरूप बदलती जाएंगी। वनस्पति अपना स्वरूप बदलती क्या आपने लिखा? अपना रूप बदलती जाएगी, स्वरूप वैसे वैसे अपना स्वरूप बदलती जाएगी। अपना स्वरूप बदलती जाएंगी। ठीक है।
लिख लो वर्षा। भारत में प्राय सामने का कोई जाए नहीं, सबकी बस खराब होने जा रही है। भारत में प्राय होमवर्क देके जाऊंगी मैं आपको। भारत में प्राय निम्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत में प्राय निम्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत में प्राय निम्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। नाम लिख लो। सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षावन, अर्धपाती सदाबहार वन, अर्धपर्णपाती सदाबहार वन, अर्धपर्णपाती सदाबहार वन, अर्धपर्णपाती सदाबहार वन लिखा हुआ है। तुमने क्या बताया? कल बताएंगे, नहीं यार। आज नहीं बताएंगे। आधे समय के लिए